Hello and welcome back everybody. This is CH in my Pathak and today is 2nd of March. Okay, so now without wasting any time, I welcome you all to the daily live, we could say daily answer writing practice of business laws. And today we are starting with question number 13. आज हमारा जो है 2nd of March का आइडियली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हम आज लास्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के करवाए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस बनते हैं कि वो कभी ना कभी एग्जाम में आ जाएंगे। बट बाकी ज्यादा वेटेज इस चैप्टर को है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कल से। ठीक है, सो विद स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखता है दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 4 मार्क का क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज आरबीआई एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो एकदम थेरोटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें समझाने जैसा मेरे पास है नहीं। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग इट सर। सो द फर्स्ट थिंग इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है क्या? तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो पार्लियामेंट होता है जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट करके बिठाते हैं, वहां पे हर एक बंदे को, मतलब जितने भी लोग इलेक्ट होके आते हैं उसमें से कुछ लोग चूज किए जाते हैं जो मिनिस्टर्स बनते हैं। और ये मिनिस्टर्स किसके बनते हैं? पोर्टफोलियोज के, मतलब इनको कुछ काम दिया जाता है। जैसे कि कुछ काम होता है फाइनेंस का तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गई, ऑयल एंड पेट्रोलियम का काम हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, उनके इनको हेड बनाया जाता है और इनके अंडर एक मिनिस्ट्री दी जाती है जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग वहां पे उनके साथ काम करते हैं। तो अभी हमको सिर्फ पूछा गया है कि सर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है इसके फंक्शंस क्या क्या है। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, कुछ 6-7 पॉइंट्स हमको मैक्सिमम, मतलब एक्चुअली 4 हेडर्स हमको लिखने हैं। उन 4 हेडर्स या 3 हेडर्स में ही मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कवर करवाऊंगा। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि जितने भी लोग हैं प्लीज स्टार्ट राइटिंग विथ मी ओनली रादर देन वाचिंग द वीडियो एंड उसके बाद लिख के भेजूंगा। सो स्टार्ट राइटिंग नाउ ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाइनेंस का या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो काम होता है, भारत की जो भी आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है उन सबको बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट निकाल के लाना, ये काम होता है। तो इसमें जैसे से काम होते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करने होते हैं, एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, नॉट डिसाइड बट मैनेज करना होता है, फिजिकल पॉलिसी मतलब बजट लाना है, देश का कितना लोन है, नेशनल डेट कैसा है उसको मैनेज करना होता है, टैक्सेस हम लोगों से कलेक्ट करने होते हैं, उन टैक्सेस में से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करनी होती है। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गए, जितने भी लोग हैं, वॉट एवर इट इज, इवन वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लाइक कवर्ड अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो इन सब लोगों को कवर करना, इन लोगों को कंट्रोल करना, इन लोगों के ऊपर एक ओवरसाइट करना, इनको गवर्न करने का काम करता है। एंड जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स और ये सब जो चीजें होती है, इनके ऊपर भी मोटा मोटा ध्यान रखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। तो विल स्टार्ट राइटिंग विद क्वेश्चन नंबर 13। हम लिखेंगे द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो फंक्शन है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो क्या क्या है। तो जो मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट दे देंगे हम, तो इसके हम लिखेंगे, फंक्शंस में तो जा ही नहीं रहा हूं मैं, पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया इज द कोर फंक्शन ऑफ एमओएफ। एमओएफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, से शॉर्टकट लिख सकते हैं। हाँ, अगर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे लिखा है ना मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो हम लिख सकते हैं सेफ साइड क्या कीजिए, यहीं पे एमओएफ करके एक बता दीजिए कि मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ आगे, ताकि आपको बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखना ना पड़े। हम इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स फिजिकल पॉलिसी, मतलब बजट और ये सब, फिर मैनेजिंग डेट्स, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, अब हेडर वाइज एक एक चीज को हम लिखेंगे। सबसे पहला आता है फर्स्ट, मैनेजिंग नेशनल डेट।
इंडिया का जो डेट है, लोन है, उसको मैनेज करना इनका काम होता है। तो बस यार के गवर्नमेंट बॉन्ड, जब भी इनको पैसों की जरूरत होती है गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं हम लोग, हम जैसे लोग, HNI, फिर बड़े बड़े बैंक से सब इस गवर्नमेंट बॉन्ड को सब्सक्राइब करके सरकार को पैसा देते हैं, और सरकार जब टाइम आता है उस समय उसको सर्विस मतलब वापस दे देती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग मतलब पैसे उठाना मार्केट से, एंड सर्विसिंग द मतलब पैसे वापस लौटाना इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, नेशनल डेट बाय वे ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो ये काम करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिंग टैक्सेस। हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और उसका एप्लीकेशन करना भी इनका काम होता है। तो हम लिखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर proper and accurate collection of various taxes from the people। लोगों से, गवर्नमेंट से, हर एक चीज से टैक्स कलेक्ट करना ये सब उनका काम होता है। सिर्फ टैक्स लगाना काम नहीं होता, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे टैक्स हटाना, जहाँ पे जरूरी वहां पे टैक्स बढ़ाना, ये सब भी इसमें आ जाता है। तीसरा हो जाता है हम कह सकते हैं ओवरसीइंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार जो भी टैक्स जमा करती है उसमें से खर्चा भी करेगी, हेल्थ केयर के ऊपर करेगी, एजुकेशन के ऊपर, हर चीज के ऊपर सरकार खर्चा करती है। तो हर एक खर्चे को ओवरसी करना, ओवरलुक करना, ये भी उनका काम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरसीइंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद खर्चा नहीं करता, सरकार को जब भी पैसे लगते हैं सरकार उनसे मांगती है, तो उनको उनको मिला जाता है पैसा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल को लग रहा है एक नया गवर्नमेंट कंपनी खड़ा करना है, मिनिस्ट्री ऑफ मान लीजिए लेबर को लगा के एक नया लॉ लाना है, इसके लिए पैसे चाहिए, रिक्रूटमेंट करनी है, जो भी चीज है ये सब चीजों के लिए पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जाता है। तो हम लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing the गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सर आपने तो हेडिंग को ही इलेबोरेट करके लिख दिया, तो यही इसमें करना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें लिखेंगे एग्जांपल बजट। बजट में ही सरकार को खर्चा करने का अवसर मिलता है, बजट में ही तो सरकारें अलग अलग मिनिस्ट्रीज बोलती हैं हमें ये खर्चा करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है। ठीक है। तो द सेकेंड लास्ट वन जो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना। इसमें क्या क्या आता है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो हम लिखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating the financial sector entities like banks, insurance, एक्सेट्रा। इंश्योरेंस कंपनीज दिखना चाहिए था बट चलता है, इतना भी कोई डिटेल में जाने वाला नहीं है। अरे ये 14 नहीं भाई, अभी तो फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट बाकी है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स हो जाता है, फॉरेन लोन्स वाला मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला मार्केट, इन सबको ओवरलुक करना, इन सबको ओवरसी करना, इन सबको ध्यान देना, इन सबके ऊपर किसको क्या जरूरत है उसके लिए चेंजेस करना, ये भी फाइनेंशियल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। तो हम लिखेंगे overseeing the डेवलपमेंट ऑफ, कौन से मार्केट्स की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल। दो मार्केट्स होते हैं, ठीक है, इसमें से फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। सर कौन से दो होते हैं, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन दो मार्केट्स होते हैं, वो रेगुलर क्लास में इसमें हम बहुत डिटेल में जाते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर
overseeing and regulating the financial मार्केट्स लाइक क्या बोला मैंने कैपिटल मार्केट्स यानी आपका शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट्स एंड दूसरा मैंने को बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई जो रहता है जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ जब भी कोई इन्वेस्टमेंट 10% या 10% से कम में होती है उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई कहते हैं और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट 10% या उससे अबव की रहती है उसको एफडीआई कहा जाता है ठीक है विल नॉट गो इनटू मच ऑफ इट्स डेप्थ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है यस राइट क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है व्हाट इज आरबीआई एंड व्हाट आर इज फंक्शंस आरबीआई क्या है सबको पता है आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है एपेक्स बैंक है एक ही बैंक है जो बैंकर्स का बैंक है तो यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म नहीं लिखना है अपने उसके फंक्शंस भी लिखना है तो आरबीआई में हम लिखेंगे आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है इंडिया के जो मॉनेटरी मार्केट है फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है उसी के हाथ में सब कुछ है बैंकर्स का बैंक है और फंक्शंस क्या है तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी जैसे सरकार फिजिकल पॉलिसी बनाती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होगा इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे मॉनेटरी पॉलिसी में समझा जाएगा मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है तो उस हिसाब से लिक्विडिटी अरेंजमेंट किया जाएगा इकोनॉमिक्स में हम ये सब देखते हैं आपके लास्ट लास्ट चैप्टर्स में सब रहेगा बैंक्स को रेगुलेट करता है बैंकर्स का बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए कमर्शियल बैंक्स हो गए एनबीएफसीज हो गया इनको कंट्रोल करता है इनको रेगुलेट करते हैं कायदे कानून इनके लिए बनाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना इनका काम होता है सर मतलब क्या मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो फाइनेंशियल फ्रॉड्स ना हो ये करके मार्केट्स को स्टेबल रखने का काम भी आरबीआई करता है इतना ही नहीं सर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स पेमेंट एंड सेटल आप किसी को चेक दे रहे हो यूपीआई भी हम जो कर रहे हैं एवरीथिंग जो होता है वो आरबीआई के कंट्रोल में ओवरसी में रहता है ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली इस सब चीजों को कर रहे हैं करेंसी मैनेजमेंट पैसा छापना और उसमें से कितना पैसा मार्केट में इशू करना ये डिसाइड करना ये जो है बेसिकली आरबीआई के फंक्शंस होते हैं तो इसमें भी अगेन मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है जितने क्वेश्चंस मैंने आईआरएफ के कराए हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो इम्पोर्टेंट है ही है तो उनको बस आप ओवरलुक ओवरसी कर लेना सारी चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ इश्यूज आते तो मैं एनीवेज अवेलेबल हूँ तो यू कैन ऑल द टाइम कनेक्ट विद मी तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लिखेंगे ऐसा आरबीआई इसको कोलन करके लिखेंगे आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया it is the central bank of India and is called as बैंकर्स बैंक बैंकर्स की जो बैंक है वो आरबीआई होती है मॉनेटरी पॉलिसी करने का रेगुलेशन का काम करती है हम लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसी का सब क्वेश्चन है सर फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एज फॉलोज आरबीआई के फंक्शंस क्या है पहला मैंने आपको क्या बोला मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया ना इंटरेस्ट रेट कितना रखना है क्या रखना है मनी सप्लाई मार्केट में कितना रखना है क्या रखना है एक्सचेंज रेट को किस हिसाब से इन्फ्लुएंस करना है ये सब चीज इसमें आती है इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में जाता हूँ मैं बट यहाँ पे दिस मच इज सफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी क्या लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी तरीके से फॉर्मुलेट करता है डिसाइड करता है ठीक है कोई और नहीं करता तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोनों फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया full stop it includes decisions like interest rates money supply and क्या कह सकते हैं हम करेंसी एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना एंड
इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, रेट कर देता हूं, तो वापस कोई सवाल पूछेगा सर फॉरेन एक्सचेंज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को तो कैसे करता है सर आरबीआई। मान लीजिए डॉलर बहुत महंगा हो गया है मार्केट में, डॉलर की बहुत मांग है, तो आरबीआई बहुत सारा डॉलर सेल करके रूपी परचेज करेगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा, वैल्यू घट जाएगी, तो ऐसे करता रहता है आरबीआई। अच्छा नहीं होता है ऐसा, कुछ लोगों का कहना है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डर्टी फ्लोट है, मतलब क्या कि इसमें आरबीआई ध्यान बहुत देता है। बट क्या कर सकते हैं, अब हमारी इकोनॉमी के लिए जो सही है वही तो आरबीआई करेगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बोला वो होता है बैंकिंग रेगुलेशन। आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंकर्स, it is responsible for regulating all types of banks in India। जितने भी तरीके के बैंक्स इंडिया में हो सकते हैं 100% सबको आरबीआई ही मैनेज करेगा, आरबीआई उसको कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला है। नेक्स्ट मैंने आपको बोलता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर, जब ना जो भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसको एकदम स्थिर रखने का काम आरबीआई करता है, स्टेबल रखने का काम आरबीआई करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब थोड़ा सा इसको सिर्फ इलेबोरेट कर देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि मॉनिटर करके फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट मॉनिटर्स एंड टेक एक्शंस टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, ये किसमें आ जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला पेमेंट एंड सेटलमेंट। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, ये यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ मैं। इंसर्ट, माय गॉड, ओके। ओके, सो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स को मैनेज करते हैं, यूपीआई हम करते, तो ये सारी भी चीजें स्मूथली चल रही कि नहीं, ये देखने का काम भी उनका होता है। चेक इशू करते तो देखेंगे आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring smooth functioning of payments and settlements across इंडिया। पूरे इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए आरबीआई काम करेगा। एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसी पे तो अब सब कुछ चल रहा है, आप भी तो यही कमाने के लिए सब कर रहे हो। करेंसी मैनेजमेंट, तो लिखेंगे आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन and circulation of currency
across the Indian economy. दैट्स इट। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए हमने इतना ज्यादा उसको इलेबोरेट किया, उसके बारे में हमने इतनी ज्यादा बातें की, वरना इतना हम नहीं लिखते हैं। वापस मैं बताना चाहूंगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके जो चांसेस है वो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से पेपर में आईसीआर क्या गेम खेल लेगा। तो बेटर है कि हम इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एंड रादर देन आगे ढकेले के जाने दो जो होगा देख लेंगे, बेटर है कि हम इसके लिए क्या करें, प्रिपेयर्ड। अब ये आता है सबसे फेवरेट, सबका चहीता पार्ट, केस स्टडी सर। तो ये जो केस स्टडी है, दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1। ठीक है, तो मैं जानबूझ के जो पेपर में आ गया वो वाला केस स्टडीज लेने का ट्राई करता हूँ। 2021 जनवरी में आया था ये, और 6 मार्क्स का है। केस स्टडी कैसे लिखते हैं इसको हम देखने वाले हैं। मिस्टर बी मेक्स अ प्रपोजल टू मिस्टर एस बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपए के लिए मिस्टर बी क्या करने वाला है, मिस्टर एस को अपना घर बेचने वाला है। एंड एक लेटर लिखा उसने इसके लिए, एंड इस लेटर को पोस्ट कर दिया 10 अप्रैल को। टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ, तो 10 अप्रैल 20 को मिस्टर एस ने क्या किया, लेटर पोस्ट कर दिया। क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। ये लेटर रीच हुआ मिस्टर एस को ऑन 12 अप्रैल 20। ठीक है, एंड इसने इसको पढ़ा, इसको रीड किया 13 अप्रैल 20 को। तो इसको नॉलेज इस दिन आया, हाँ इस दिन नॉलेज आया। मिस्टर एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16 अप्रैल 20। अब इसके आगे ये 16 अप्रैल 20 को लेटर क्या करता है, सेंड करता है, पोस्ट में डालता है। और ये लेटर मिस्टर बी को मिलता है 20 अप्रैल को, मतलब बी को कब मिला, 20 अप्रैल 20 को। अब 17 अप्रैल को मिस्टर एस ने, ये जो है इसका मूड चेंज हो गया, और ये टेलीग्राम बेचता है, विड्रॉइंग इज एक्सेप्टेंस, बोलता है मुझे नहीं बेचना है। कौन से दिन पे बेचता है वो नहीं दिया है, 17 अप्रैल को, सॉरी। टेलीग्राम जो है वो 19 अप्रैल को मिला। क्या हुआ, टेलीग्राम जो है मिस्टर बी को 19 अप्रैल 20 को मिला। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अब हमें पूछ रहे हैं सर, पहले बताइए, ऑफर जो मिस्टर बी को मिली, ऑफर मेड बाय मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर एस नहीं, सॉरी मिस्टर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर बी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मिस्टर एस है। मिस्टर एस ने मूड बदला, तो मिस्टर एस ने डाल दिया बाद में कि मेरे को नहीं खरीदना है तुम्हारा घर। अब मिस्टर बी ने जो ऑफर करी वो कंप्लीट कब हुई, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है क्या ये वैलिड है अभी भी। दूसरा पूछता है कि वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर, मतलब जब इसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा वो मान लो 20 अप्रैल को पहुंचा, और साथ में ही लेटर ऑफ रिजेक्शन विड्रॉल का लेटर भी पहुंचा, तो क्या होता। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। तो पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ये ऑफरी है या प्रपोजर है, जिसने ऑफर दिया है, जिस जो प्रपोज कर रहा है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये ऑफरर है, सॉरी, और ये ऑफरी है, या फिर ये एक्सेप्टर है जो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो इसमें एक चीज समझ लीजिए कि जब भी हम ऑफर का लेटर पोस्ट करते हैं, जब भी हम ऑफर का लेटर कहीं पे पोस्ट करते हैं, तो जब तक ये लेटर ऑफर का इसको पता नहीं चल जाता, इसको इसका नॉलेज नहीं आ जाता, इसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। नहीं तो मैं भी तो सलमान खान को मेरा पुणे का एक फ्लैट बेचना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया लेटर और बोल दिया कि हाँ बेच, मैंने ऑफर दे दी, चलेगा नहीं। जब तक सलमान खान को पता नहीं चलेगा तो इट इज नॉट कंप्लीट, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट कंप्लीट। तो पहले तो ऑफर के लिए रूल है, इट शुड कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, या फिर जो एक्सेप्टर उसको पता होना चाहिए। तो पहले पूछ रहे हैं ऑन विच डेट ऑफर इज कंप्लीट, तो बी ने भले ही 10 अप्रैल 20 को भेजा है लेटर, वो मिला कब है इसको, 12 अप्रैल को मिला, और उसने पढ़ा 13 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल है कि 13 अप्रैल, तो उसने 12 अप्रैल को तो उसको मिला है, उसने पढ़ा नहीं है, उसने पढ़ा है 13 अप्रैल को।
तो उसका नॉलेज 13 अप्रैल को उसको आया, तो 13 अप्रैल विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वो पूछता है एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी बताओ। अब देखिए इसमें ना अगेन सेम, एक्सेप्टेंस का लेटर जब पोस्ट किया जाएगा तो क्या पोस्ट करना ही सफिशिएंट? नहीं। जब तक ये इसको मिल नहीं जाता, इसको समझ में नहीं आता कि अपने ऑफर को एक्सेप्टेंस आ चुका है, तब तक ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं है इन टोटलिटी, इन टोटलिटी। अब इसको पहुंचने से पहले, इस एक्सेप्टेंस को पहुंचने से पहले इस भाई ने रिवोकेशन का भी लेटर डाल दिया, तो इसका मतलब अब तो एक्सेप्टेंस पूरा हुआ है क्या? नहीं, एक्सेप्टेंस पूरा ही नहीं हुआ और रिवोकेशन का लेटर डाल दिया, तो इसका मतलब ही ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। आप बोलोगे सर लेकिन उसने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया। डाल तो दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस पूरा कहाँ हुआ? एक्सेप्टेंस पहुंचा ही नहीं मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी को पता ही नहीं कि अब तक एक्सेप्ट किया है। तो जब तक मिस्टर बी को पता चलेगा कि अपना लेटर, अपना ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तब तक ऑलरेडी रिवोकेशन का भी लेटर पंच किया हुआ है। हम देखने वाले हैं आगे जाके कि कंप्लीशन एज अगेंस्ट अदर देखा जाता है, वो फिलहाल के लिए भूल जाइए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले मिस्टर बी को मिल जाता था और फिर ये रिवोकेशन का लेटर डालता था तो नहीं चलता था, लेकिन मिस्टर बी को अब तक एक्सेप्टेंस का लेटर मिला नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और अभी आप रिवोकेशन का लेटर डाल रहे हो, बोल रहे हो नहीं नहीं खरीदना है, तो इट इज, हम बोलेंगे कि दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्लियर है? एंड लास्ट जो क्वेश्चन है कि अगर एक्सेप्टेंस का लेटर और रिवोकेशन का लेटर साथ में पहुंचता तो एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी क्या होती? तो यार इंस्टीट्यूट ने बहुत ही, इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते हम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जब ये एफएक्यू आया था तो बहुत ही कॉमेडी आंसर दिया, लेकिन ठीक है। पूछते बोलते हैं कि पहले तो जो लेटर वो पहले पढ़ेगा, मिस्टर बी ने मान लीजिए पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ लिया तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन पढ़ लिया तो रिवोकेशन कंप्लीट है और एक्सेप्टेंस इनवैलिड। अब यार ये कैसे समझेगा उसने पहले क्या पढ़ा? ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसने दोनों लेटर, मतलब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि उसने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो हम कहेंगे इस केस में रिवोकेशन क्या है? एब्सोल्यूट है, मतलब रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों साथ में पहुंचे हैं, अब पता नहीं पहले किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो हम बोलेंगे रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट, मतलब क्या? रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो एक केस हुआ था, उसके बेसिस पे ये निकाला गया है, मेरे हिसाब से इट वाज कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ था, तो वहां का ये डिसीजन है, तो उसी को वैसे हम प्रेजेंट करेंगे। अब के सिलेबस में है नहीं, 6 मार्क का है, लेकिन 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क है सब क्वेश्चन को, तो उसको हम इसी हिसाब से लिखेंगे। एकदम आसान है भाई, मैं मिडिल ऑफ द पेज में मेरा क्वेश्चन नंबर लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। इसमें अब सर कैसे लिखना है इसको, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, आप सीधा सिर्फ फैक्ट्स नाम लिख सकते हो, मैं फैक्ट्स ऑफ द केस लिखता हूँ। इसमें मैं क्या लिखूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस में, एकदम शॉर्ट में, मिस्टर बी सेंड्स लेटर ऑफ ऑफर टू मिस्टर एस एंड मिस्टर एस accepts it and posts the letter of acceptance, but later he also posts the letter of revocation of एक्सेप्टेंस। आप बोलोगे सर आपने डेट नहीं लिखे, आपने बहुत डिटेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बेटा फैक्ट्स यही होते हैं। अगर किसी को मुझे 10-20 सेकंड के अंदर बताना इस केस में हुआ क्या, मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है। और इसको इसको एनीवेज मार्क्स नहीं होते फैक्ट्स ऑफ द केस को वापस लिखने में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एप्लीकेबल प्रोविजन। एप्लीकेबल प्रोविजन में क्या लिखना है? अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, या फिर ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे मान लो पेपर में याद नहीं सेक्शन, तो मैं यहाँ पे एकदम आसानी में एकदम आसान से लिखूंगा ए। हम लिखेंगे कि ऐसा करेंगे, एज पर द
provisions of Indian Contract Act 1872 A, an offer is complete, बेसिकली ये पोस्ट के थ्रू सब हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा है, लेकिन ठीक है, एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जिसको ऑफर दे रहे हैं उसको जब नॉलेज में आएगी तब ऑफर कंप्लीट होती है। दूसरा मुझे इसमें लिखना है कि एक्सेप्टेंस जो है, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, बेसिकली एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस द ऑफरर। बस एकदम सिंपल लिखेंगे हम, acceptance is complete when it reaches the, या फिर when it comes to the knowledge of the offerer, ठीक है, ऑफरर ऑफरी, ऑफरर को जब पता चलेगा तो इसको मानेंगे। अब यहाँ पे सीधा एनालिसिस एंड कंक्लूजन में जाना है हमको, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहाँ पे कुछ डिटेल एनालिसिस हमको करना नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे पता है, एक एक करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना ऐसे नंबर यूज किए, रोमन नंबर यूज किए, तो आपको भी रोमन नंबर से ही आंसर करना है। पहला 1, रोमन नंबर 1 क्या पूछता है, ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय मिस्टर विल बी कंप्लीट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द लेटर ऑफ ऑफर was read by मिस्टर एस ऑन, कौन सी डेट पे पढ़ा भाई उसने, 13 अप्रैल को पढ़ा, राइट, ऑन 13 अप्रैल 2020 द, क्या कर बोलेंगे हम, ऑफर विल बी कंप्लीटेड ऑन 13 अप्रैल 2020। एकदम आसान है, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। यही एनालिसिस है, पहले एनालिसिस की थी और ये अंडरलाइन किया वो कंक्लूजन था। वो केस स्टडी और इसके हिसाब से डिफर करता है कि हम एनालिसिस कैसे लिखेंगे, प्रोविजन कैसे लिखेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन था और इसमें एनालिसिस के लिए ज्यादा कुछ स्कोप नहीं था, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलते हैं वैलिडिटी बताओ एक्सेप्टेंस की, तो हम बोलेंगे भाई एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर बी को पहुंचने से पहले ही मिस्टर एस ने रिवोकेशन डाल दिया था, तो वैलिड नहीं है, सही है, तो हम लिखेंगे द एक्सेप्टेंस of Mr. S was revoked before the letter of acceptance reached Mr. B. Therefore, the acceptance is not valid, मतलब हम कह सकते हैं कि is invalid, तो बेसिकली acceptance is not valid। कोई ये अंडरलाइन करना है जो मैंने किया ना, वैसे अंडरलाइन करना है 1 लाइन को, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। तो थर्ड केस तो काफी ट्रिकी है कि इफ letter of acceptance and letter of revocation reaches Mr. B on same time, then following two situations will arise। इसमें ए लिखेंगे हम, लिखेंगे वैलिडिटी, ठीक है, सो हम लिखेंगे वैलिडिटी ऑफ acceptance will depend on which letter Mr. B reads first. So, if he reads
letter of acceptance first, then acceptance is valid, and if he reads letter of revocation first, then acceptance is invalid. और दूसरा क्या है, पता ही नहीं चल रहा मिस्टर बी ने पहले क्या पढ़ा, तो हम लिखेंगे इस केस में रिवोकेशन हो गया है, ऐसा कर सकते हैं। अब यही करना है ना, पता ही नहीं चल रहा पहले क्या पढ़ा, दोनों एक साथ मिल गए तो झगड़े ना हो तो फिर बोल देंगे। अब हम क्या करें, गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला हुआ है, तो हम लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ द information about the revocation will be considered absolute. वर्ड याद रखना absolute, इसका मतलब है कि इसको हम सत्य मान लेंगे, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, तो देखा कैसे लिखा हमने, एकदम सही से प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ऐसे ही प्रेजेंट करना है, याद रखना। जिनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है कि सर कैसे लिखे, प्लीज यही यही फॉलो करना। दिस इज व्हाट आई प्रीच, दिस इज व्हाट आई टीच, दिस इज व्हाट आई मेक माय स्टूडेंट्स डू। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज दैट इज x agrees to pay rupees 1 lakh if y kills z। अच्छा, x y को 1 लाख रुपए देगा अगर y z को मारेगा, x y को पैसे देगा अगर y किसको मारेगा, z को मारेगा। टू पे y x बोरोज रुपीज 1 लाख फ्रॉम w, इसके लिए x w से रुपीज लेता है, लोन लेता है। अच्छा, हु इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्पज, जब ये हु इधर है तो हु का मतलब ये w, मतलब इसको भी पता है कि 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं, ताकि y z को मारेगा और x को पता देगा। मतलब इस ये तो अग्रीमेंट खराब है, इसमें इलीगल है, और इस इलीगल ऑब्जेक्ट का पता w को भी है। मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो लोन का, इसमें भी कुछ खोट हो सकती है। पूछता है, अब होता है ऐसा है, y z को मार देता है लेकिन x बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, x पैसे नहीं देता है तो अब इशू आ जाता है, y kills z but x refuses to pay। अरे बाप रे, मतलब x ने इतना बड़ा चोर निकला, इससे भी पैसे लिए और इसको वापस नहीं दे रहा, और इसको मारने को पैसे देने वाले थे, ये भी नहीं दिए, डबल चोरी। अरे बाप रे, फिर हेरा फेरी कर दिया इसने। अब बताइए वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, मतलब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी दोनों बतानी है। अब हमें सर दोनों ही खराब है। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो उसके जितने भी कोलैटरल है उसमें देखना है कि क्या उसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है। आइडियली इलीगल एग्रीमेंट के सारे कोलैटरल एग्रीमेंट इलीगल ही होते हैं, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर वॉइड है तो कभी कभी चांस होता है कि दूसरे एग्रीमेंट वैलिड रहे। जैसे मान लो मैंने किसी को बोला, मैं तेरे को मैंने किसी ने मुझे बोला कि वो मुझे उसकी गाड़ी सेल करेगा, मैंने बोला ठीक है। अब हो ऐसा रहा है कि वो गाड़ी उसने कहीं से चुराई हुई है, उसने वो गाड़ी चोरी की हुई है और मुझे वो गाड़ी बेच रहा है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट है पहले, ठीक है चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बी एंड सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, सी एंड बी के बीच में ऐसा है कि सी बी को 10,000 रुपए देने वाला है, क्योंकि बी इसको क्या बेचने वाला है, कॉटन, कॉटन बेचने वाला है, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि बी ए को 3,000 रुपए देगा अगर ए मिस्टर वाई के खेत में से, फार्म में से कॉटन चुरा के मिस्टर बी को देगा। तो यहाँ पे चोरी है, थेफ्ट है, दिस इज इलीगल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आइडियली तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को भी इनवैलिड करा देगा, क्योंकि बी कॉटन लाएगा कहाँ से। लेकिन अगर सी ने मान लो पैसे दे दिए हैं और उसको कॉटन की जरूरत ही है, वो बोल रहा है कि नहीं सर मुझे कॉटन चाहिए, तो कोर्ट बी को बोल सकता है जा बाहर से कॉटन लेके और सेम क्वालिटी का इसको डिलीवर करके दे। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट होते हैं ना,
तो इसका इंटरफेरेंस रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि सी को अगर पता है कि इसको चोरी करके मिलने वाला है तो फिर तो ये भी इलीगल हो गया। तो बस इस केस में ऐसा ही है। क्लास में इसमें हम बहुत डिटेल में जाते हैं, वैरायटीज क्रिएट करते हैं इसमें। राइटिंग सेशन में अगर मैं वैरायटीज में जाऊंगा तो फिर आप लोग थक जाओगे, बोलेंगे सर क्या है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। पहले हम बताएंगे कि फैक्ट्स क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में हम यहाँ पे एकदम आसान एकदम लिखेंगे, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मिस्टर वाई to kill Mr. Z, and Mr. X borrows money from Mr. W. W है ना, W to pay to Mr. Y. Mr. W is aware of the aware of the purpose that Mr. X has. Mr. W को पता है कि Mr. X का पर्पस क्या है। फैक्ट ऑफ द केस हो गया। लिखेंगे हम एप्लीकेबल प्रोविजंस। एप्लीकेबल प्रोविजंस अगर मैं आपको एक बार शांति से ब्रीफ कर दूं तो पहले तो हम लिखेंगे कि जो अग्रीमेंट इन लोगों ने किया है वो इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल कंडीशन एलिमेंट होता है कि जो भी कंसिडरेशन, जो भी ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट का, वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 जो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहता है कि अगर कोई अग्रीमेंट इलीगल है, वॉइड है, या फिर हम बोलेंगे कि उसका कोई ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन उसमें इलीगल है, वॉइड है, तो इंटर अग्रीमेंट इलीगल वॉइड हो जाएगी और वो फॉरबिडन वाला कर नहीं सकते। अब जब भी कोई अग्रीमेंट एक इलीगल अग्रीमेंट को कनेक्टेड है, कोलैटरल है, तो वो भी वॉइड हो जाएगी। इलीगल के लिए बोल रहा हूं मैं, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, इससे कनेक्टेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे वॉइड हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा, ये सेक्शन 23 ने कहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा। तो बस यही एनालिसिस मुझे यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं बताऊंगा थोड़ा सा इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। मैं लिखूंगा एज पर द, एकदम क्या लिखते हैं, शांति से उसको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, as per section 10 of the Indian Contract 1872, ध्यान से लिखेंगे हम यहाँ पे, एन अग्रीमेंट, क्या बोला मैंने, सेक्शन 10 क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एन अग्रीमेंट शुड हैव इट्स ऑब्जेक्ट एंड consideration to be lawful, should have its object to be lawful। अगर lawful नहीं है तो वो वैलिड हो जाता है। यहाँ पे आगे मैं मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, अदरवाइज द अग्रीमेंट इज void ऑब्लिक इलीगल। जब y और x के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ना, मारने का वगैरह, दैट इज इलीगल। लेकिन W और X के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, 1,00,000 रुपए दूंगा वापस दे दे, पर्पस पता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी आए, तो वो इलीगल नहीं होता, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी लिखा नहीं है सच के मारने के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो तो लिखा भी होगा CRPC IPC में, यार मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन आइडियली जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ इतना याद रखना हूँ, क्योंकि यही पेपर में काम आने वाला है। अदरवाइज द अग्रीमेंट इज वॉइड या फिर इलीगल हम यहाँ पे कहेंगे। थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा इस चीज को। एज पर सेक्शन 23, अब यहाँ पे सर वापस लिखना है कि इंडियन, जी बिल्कुल लिखना है, 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
अब यहाँ पे मुझे जो ऊपर मैंने चीज लिखी वो तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज ऐड करना है कि कोलैटरल अग्रीमेंट्स भी इलीगल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एन अग्रीमेंट इज illegal and void if its object या फिर इट इज मेड फॉर सम इलीगल पर्पस हम लिख सकते हैं, या इसमें कंसिडरेशन इलीगल है पर ठीक है लिख लेंगे, इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इलीगल, दैट इज, ये वर्ड तो आना ही चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ। आगे मैं लिखूंगा फर्दर agreements which are collateral to such illegal contracts are also void। यहाँ पे मेरा प्रोविजन खत्म हो जाता है, तो मान लेंगे सेक्शन 10 सेक्शन 23, तो हम लिखेंगे शुड हैव इट्स ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन टू बी लॉफुल, यहाँ पे हम लिखेंगे कोलैटरल टू सच इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में मेरा जो आएगा विल बी एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आप सिर्फ कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ये वाला मेरा वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा मैं फर्स्ट केस में जाऊंगा। मेरी फर्स्ट केस लिखती है एक्स एंड वाई की वैलिडिटी बताओ, एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स एंड वाई मतलब क्या, मर्डर वाला, ये तो इलीगल है यार, यहाँ पे हम लिखेंगे agreement between x and y is illegal and void, illegal भी है and void भी है as the object of such agreement is illegal। इसको याद रखना है, अग्रीमेंट को अंडरलाइन करना है, इलीगल। ठीक है, और दूसरे वाला क्या है सर, बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू को पता था ना कि गलत कर रहा है, तो फिर हम लिखेंगे कि ये वॉइड भी है और गलत भी है। ठीक है, सिंस मिस्टर डब्ल्यू वॉज अवेयर ऑफ द illegal purpose of the main contract, the agreement between Mr. X and Mr. W is void। illegal नहीं होती, ठीक है, void होती है। So that's it with the case studies guys, that is how we represent case studies, and I guess this is more than sufficient for you for today। okay, अगेन आज का यही होमवर्क है कि जस्ट राइट ऑल ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस अगेन एंड सेंड मी माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट इज माय व्हाट्सएप नंबर सर? 9226138606। ओके, CH my Pathak, don't be curious why double y, I'm spelling as double y। okay, so send me over those, I will check and revert back as soon as possible। thank you so much for joining, bye bye।